वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर सकलेन शाह और आज हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटीज़। ठीक है जी, दिस इज़ चैप्टर 3.2। वी आर डिस्कसिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। अब ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, अपॉर्चुनिटीज़ है या प्रिविलेजेस अमंग इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स इन सोसाइटी है, इसको हम देखते हैं कि कम करने के लिए कौन कौन से अटैम्प्ट्स लिए गए हैं। इसमें लेजिस्लेशन का क्या किरदार है, वेलफेयर प्रोग्राम्स का क्या किरदार है और एनजीओज़ का क्या किरदार है। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखते हैं लेजिस्लेशन को। व्हाट इज लेजिस्लेशन? लेजिस्लेशन मीन्स लॉ मेकिंग। लेजिस्लेशन मीन्स लॉ मेकिंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट मेक्स लॉज। ठीक है ना, गवर्नमेंट लॉ मेकिंग करती है। कोई भी गवर्नमेंट होती है तो उस गवर्नमेंट के तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट जो है वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। कोई भी गवर्नमेंट हो दुनिया की, कोई भी XYZ कोई भी गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहली इनकी जो ब्रांच होती है दैट इज लेजिस्लेशन। ठीक है, आफ्टर लेजिस्लेशन दे हैव गॉट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सेकेंड ब्रांच इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड ब्रांच इज जुडिशरी और जुडिकेचर, यू कैन कॉल देम जुडिशरी। अब ये होता है कि जो लेजिस्लेशन है इनका काम होता है लॉ मेकिंग। ठीक है जी, इनका काम होता है लॉ मेकिंग, कानून को बनाना। एग्जेक्टिव ब्रांच का काम होता है लॉ इन्फोर्समेंट, कानून को इन्फोर्स करना। और जुडिशरी का काम होता है लॉ इंटरप्रिटेशन, कानून को इंटरप्रेट करना और जस्टिस को इंश्योर करवाना। लॉ इंटरप्रिटेशन। कानून को इंटरप्रेट करना। ओके, तो अब गवर्नमेंट जो है वो ऐसे कानून बनाती है जिससे पावर्टी कम हो सके। फिर गवर्नमेंट की ही ब्रांच एग्जेक्टिव होती है, वो ये इंश्योर करती है कि जो लेजिस्लेशन ने जो कानून बनाए उनको पूरे कंट्री में इन्फोर्स किया जाए। और जुडिशरी ये देखती है कि भाई वो कानून सही से इन्फोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा, और उस कानून को सही से इंटरप्रेट भी करती है। और अगर किसी सूरत में किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है तो फिर जुडिशरी उसको भी एड्रेस करती है। अच्छा जी, तो अब आए हम देखते हैं अब गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात करती है, यानी कि गवर्नमेंट ये कहती है कि टैक्स रेट्स इंक्रीज एज इनकम लेवल इंक्रीज, यानी कि जो गरीब लोग हैं वो कम टैक्स देंगे, जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा टैक्स देंगे। ठीक है जी, यहाँ से जो है ना यू कंट्रीब्यूट मोर टू पब्लिक सर्विसेज। पर्पज़ क्या है? ताकि जो है ना वो इनकम इनक्वालिटी कम हो और जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनको फंड किया जा सके। एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास द यूनाइटेड किंगडम्स टायर्ड इनकम टैक्स सिस्टम है। सही जी, इसका यही है ना कि जितना आप कम कमाओगे उतना कम टैक्स दोगे, जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स दोगे। अच्छा, दूसरा है मिनिमम वेज लॉज। अब ये कई कंट्रीज़ में होती है, जैसे पाकिस्तान में भी जो है ना मिनिमम वेज लॉज हैं। कई कंट्रीज़ में होता है कि आप जो है ना वो एक बना देते हो, आप एक बार बना देते हो कि इससे कम जो है ना आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना वो पे नहीं कर सकते। आपने जो है वो मिनिमम इतना पर आवर या फिर मिनिमम इतना पर शिफ्ट पे करना ही करना है। क्या होगा कि लो इनकम वर्कर्स को आप प्रोटेक्ट कर लोगे, आप उनकी एक्सप्लॉयटेशन को रोक दोगे, आप गुर्बत को प्रिवेंट कर सकते हो। क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये है कि मिनिमम वेज में नॉट कीप अप विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सम रीजन्स। कहीं कहीं पर मिनिमम वेज बहुत कम होती है और लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट स्टिल इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। थर्ड है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लॉज। आप ऐसे लॉज बनाओ जिससे जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और पब्लिक सर्विसेज में, यानी कि आप मेरिटोक्रेसी लेकर आओ। फॉर एग्जाम्पल, एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट्स in the United States and Europe, affirmative action policies to support underrepresented groups. Okay, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि some argue affirmative actions creates reverse discrimination, यानी कि जो ऊपर लोग हैं उनको आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। वेल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज लॉ से ये होता है कि यू क्रिएट इक्विटी। ठीक है ना, इट्स नॉट अबाउट इक्वालिटी, इट इज़ अबाउट इक्विटी, कि जो लाइक ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेटेड क्लासेस हैं आप उनकी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करो। आप एथनिक डिस्क्रिमिनेशन को, लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन को, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करो। आप एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक सर्विसेज को हर इंसान के पास इक्वली पहुंचाने की कोशिश करो। अच्छा जी, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारे पास है वेलफेयर स्टेट्स का। ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं आपके पास, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, यहाँ पर आपको ये मॉडल मिलता है और ये बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है। एक बहुत ही बड़ी लेवल तक इन्होंने जो है ना वो
सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और हाउसिंग जो है ना, इनको बेहतर किया है अपनी कंट्री में और गुर्बत को ख़त्म की है। अब इनका सबसे पहला जो है ना वो कंपोनेंट क्या होता है कि यहाँ पर फ्री और यूनिवर्सल एजुकेशन होती है। एजुकेशन तमाम फ्री होती है, एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होती है, एजुकेशन सेम होती है। एग्जाम्पल हमारे पास है फिनलैंड का फ्री एजुकेशन सिस्टम। क्रिटिज्म क्या है कि क्वालिटी में वेरी बिटवीन स्कूल्स ड्यू टू रिसोर्स डिस्पैरिटीज़, यानी कि हर गवर्नमेंट स्कूल में उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं होते, कहीं पर रिसोर्स अच्छे होंगे, कहीं पर रिसोर्सेज उतने अच्छे नहीं होंगे। स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ अगर आप ये मॉडल फॉलो करते हो तो अर्बन एरियाज़ में आप गवर्नमेंट स्कूल्स को रिसोर्स दे सकते हो, रूरल एरियाज़ में नहीं दे सकते, डिस्पैरिटीज़ इंक्रीज होंगी। वेल नेवरदलेस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है एंड फिनलैंड इज़ वन ऑफ द व्हाट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ दैट। सेकंड इज पेंशंस, कि जो आपके रिटायरीज़ हैं आप उनको पेंशन दो ताकि वो स्टेट के ऊपर जो है ना इतना बड़ा बर्डन नहीं बने। आपका एग्जांपल जो है इसमें वो सोशल सिक्योरिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स से, पाकिस्तान में भी दिया जाता है और भी कई कंट्रीज़ में ये दिया जाता है, आई गेस इंडिया में भी ये शायद है। ठीक है। क्रिटिज्म क्या है कि एजिंग पॉपुलेशन स्ट्रेन पेंशन सिस्टम्स, जो एजिंग पॉपुलेशन है ना वो पेंशन सिस्टम को बड़ा स्ट्रेन कर देती हैं। ओके हमारे पास इसमें थर्ड है लो कॉस्ट हाउसिंग। गवर्नमेंट्स सब्सिडाइज हाउसिंग फॉर लो इनकम फैमिलीज, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट जो है वो खुद से एक कंट्रीब्यूट करती है हाउसिंग में ताकि जो गरीब है वो अपना घर बना सके। एग्जाम्पल हमारे पास है पब्लिक हाउसिंग प्रोग्राम्स इन सिंगापुर। क्रिटिज्म ये है कि भाई ये इतना अच्छे तरीके से जो है ना वो मैनेज नहीं होते, सैनिटेशन वगैरह के मसले होते हैं पर, और इससे जो है ना वो दे परपिचुएट स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिनोमेना। अच्छा जी, चौथा हमारे पास है यूबीआई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। आप क्या करो कि यू क्रिएट रेगुलर अनकंडीशनल पेमेंट्स टू ऑल द सिटीजन्स, मतलब कि कोई बंदा काम करे या ना करे आप उसको एक सर्टन अमाउंट लाजमी दो ताकि गुर्बत ख़त्म हो और आपका जो है ना वो वेलफेयर सिस्टम और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो। क्रिटिज्म इसका ये है कि यार ये बड़ा महंगा है, मतलब आपके सारे सिटीजन्स को पैसे देना, इसमें तो मतलब गवर्नमेंट का सारा बजट ही ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा ये भी है कि आप जो है ना वो डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हो लोगों को कि वो काम करें, मतलब कि आप लोगों को मुफ्त में पैसा दोगे तो फिर लोग मेहनत क्यों करें। वो बोलेंगे भाई इतना तो पैसा आ रहा है ना कि 2 वक्त की रोटी निकले तो फिर अब हम ज़्यादा मेहनत क्यों ही करें। ओके, देन वी हैव द रोल ऑफ एनजीओज। नाउ एनजीओज जो है ना वो बड़े प्रोग्राम्स वगैरह चलाती हैं। दे प्रोवाइड लाइक माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम्स टू रिड्यूस पावर्टी, जिसमें वो फूड एड देते हैं, वो जॉब ट्रेनिंग देते हैं टू डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। अब हमारे पास इसका एग्जांपल है ग्रामीन्स बैंक्स माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव्स। ये माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव्स ऑलमोस्ट कई कंट्रीज़ में होती है जहाँ पर ये होता है कि वो छोटे छोटे लोन्स देते हैं, वो कोई ना कोई आपको छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, आपको कोई स्किल्स वगैरह सिखा देते हैं ताकि आप काम कर सको। अच्छा, दूसरा ये है कि जो एनजीओज़ हैं वो मेडिकल असिस्टेंस देती हैं, ये जो है ना वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं अनडिजर्व्ड एरियाज़ में, जैसे कि हमारे पास इसका एग्जांपल है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सही है जी। तीसरा ये है कि एनजीओज़ एजुकेशन को प्रमोट करती हैं, दे बिल्ड स्कूल्स, दे ट्रेन टीचर्स एंड दे प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स। ओके, एग्जांपल हमारे पास है मलाला फंड्स एफर्ट्स टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इंकरेजिंग बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एनजीओज़ जो है दे ट्रेन इंडिविजुअल्स इन स्किल्स एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर स्मॉल बिजनेस। Okay, for example, the programs by United Nations Development Program are really important in this particular case. Okay, now we have got sociological critiques of welfare and equality measures. There is a theory called new right criticism. वे से कि जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं दे क्रिएट डिपेंडेंसी एंड रिड्यूस मोटिवेशन टू वर्क, जो हमने पहले बात की। वेलफेयर सिस्टम की वजह से क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और काम की मोटिवेशन उनके अंदर ख़त्म हो जाती है। And privatization is a better solution to inequality. सही है ना, they feel that privatization is better solution to inequality. अच्छा जी, एग्जाम्पल इसका ये है कि न्यू राइट थिंकर्स लाइक चार्ल्स मोरे क्रिटिसाइज वेलफेयर स्टेट्स फॉर फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी। नेक्स्ट वी हैव मार्क्सिस्ट क्रिटिक। मार्क्सिस्ट जो है ना दे ऑलवेज गो टू द क्लास कॉन्फ्लिक्ट, दे वुड ऑलवेज से कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। सो दे से दैट वेलफेयर मेजर्स एड्रेस सिम्टम्स नॉट द रूट कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी। वो जो है सिम्टम्स को आप जो है ना एड्रेस करते जा रहे हो, जो रूट कॉज है इनइक्वालिटी का विच इज कैपिटलिज्म, आप उसको ख़त्म नहीं कर रहे जबकि उसको ख़त्म करना चाहिए। सो यू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ फेयरनेस बट यू एक्चुअली डू नॉट क्रिएट फेयरनेस। Example is the welfare programs may perpetuate class hierarchies by preventing true wealth redistribution.
Okay, next we have feminist critique. Feminists say that welfare policies often fail to address gender inequalities effectively. Social programs may reinforce traditional gender roles, such as focusing on benefits for single mothers and so on. For example, lack of affordable childcare keeps women out of the workforce. Again, same thing. सो फेमिनिस्ट क्रिटिक ये कहती है कि आप जो है ना वो जेंडर इक्वलिटी को इंश्योर नहीं कर रहे. वेल हम देखते हैं कि इनके सक्सेसेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, यानी कि कौन से चैलेंजेस हैं एंड सो ऑन. सक्सेस ये है कि भाई जो आपकी वेलफेयर स्टेट्स हैं और जो आपकी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, दे हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस पॉवर्टी इन डेवलप्ड नेशंस and NGOs have improved access to healthcare, education, and economic opportunities in marginalized communities globally. Limitations are obviously there, like it is the persistent structural inequalities such as unequal access to education and healthcare. Also, welfare programs may face underfunding, corruption, and inefficiency. So, what are the future challenges? The future challenges are like adopting welfare policies to address digital inequality and climate related displacement. Also, balancing economic growth with equitable resource distribution. इक्वालिटी नहीं, इक्विटी के ऊपर फोकस है हमारा. ठीक है, इक्वालिटी ये है कि सबको बराबर दो, इक्विटी ये है कि जिनके पास ऑलरेडी कुछ भी नहीं है उनको थोड़ा ज़्यादा दो. सही है जी. सो वी डिस्कस्ड के सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से जो इनइक्वालिटी आती है उसको ख़त्म करने के लिए कौन से स्टेप्स लिए गए हैं. हमने उसमें देखा कि भाई प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है उसके बड़े फ़ायदे हुए हैं, और लेजिस्लेशन में दूसरी भी चीज़ें जैसे कि मिनिमम वेज लॉज हैं उनके बड़े फ़ायदे हुए हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लॉज के बड़े फ़ायदे हुए हैं. फिर हमने ये देखा है कि जो वेलफेयर स्टेट्स हैं सच एज फिनलैंड, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है. फिर हमने देखा कि NGOs का बड़ा अच्छा काम है इसमें, और फिर हमने देखा कि इन सब के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी है, जिसमें हमने न्यू राइट क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को देखा. नेवरदलेस हमने देखा कि इनकी कामयाबियाँ क्या हैं, इनके जो है ना वो कहाँ कहाँ पर लिमिटेशंस है और फ्यूचर में इनको चैलेंजेस कौन से टू रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटीज़. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक देखते रहें योर ट्यूटर शक्लेन शाह. थैंक्स फॉर वॉचिंग.